नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कुमार में। आज हम लोग EVS का टेस्ट देंगे और यह टेस्ट जो है वो कुल 30 प्रश्नों का होगा। उसमें कोशिश ये करनी है कि 30 में से 30 लाना है। इस टेस्ट की खासियत यह है कि इसमें EVS के पेडागोजी से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को हल करना है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इससे संबंधित जानकारी आपको होती रहे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल आज के टेस्ट का। काफ़ी ध्यानपूर्वक ये हल करना है। पहला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य जो होमवर्क होता है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पहला विकल्प है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण प्रदान करना, यानी कि उसको फिर से बार बार दोहरवाना और उस पर जोर देना। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती प्रदान करना, समय का सदुपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ प्रदान करना, ताकि जो नया प्रकार का अधिगम है उससे जो हम लोग चुनौतियाँ विद्यार्थियों के सामने आती हैं उसको देते हैं, नए नए सवाल नए नए प्रकार के प्रश्नों को देते हैं और उसको गृह कार्य में वो हल करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किन तकनीकों के द्वारा पर्यावरण अध्ययन में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पूछा है, उसमें भी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सकता है। 4 विकल्प हैं हमारे पास, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा, दत्त कार्य और हस्त सिद्ध क्रियाकलाप। तो इसमें कौन सा विकल्पों का समूह है, उसको ऑप्शन हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसमें देखते हैं कि हम लोगों के पास जो है परियोजना कार्य और हस्त सिद्ध क्रियाकलाप जो है ये वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन इससे किया जा सकता है। तो विकल्प हो जाएगा ए, ये सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है, प्रदूषण पर्यावरण की मुख्य चिंता का विषय है। प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को प्रदूषण के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर प्रदूषण के विषय को पढ़ाने का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है, यानी छोटे क्लास के जो बच्चे हैं उनको प्रदूषण के बारे में बताना है। प्रदूषण विषय पढ़ाने का प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है, यानी कौन सी विधि से हम उसको प्रदूषण के बारे में बेहतर जानकारी दे सकते हैं। देखते हैं विकल्प। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान। तो ये जो है व्याख्यान की जो विधि है ये तो प्रारंभिक कक्षा में लागू नहीं होगी, तो ये रद्द हो जाएगा। विद्यार्थियों को कोई एक प्रदूषित नदी दिखाना, यह भी सही नहीं होगा। विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों पर चार्ट बनवाना। डी नंबर, विद्यार्थियों को प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ये विकल्प सबसे बेहतर होगा और सबसे प्रभावशाली तरीका होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगला हम लोग देखते हैं, किसी शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, यानी जब बच्चों को आप शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाते हैं तो बच्चे क्या नहीं करें। तो इसमें होगा अपनी शंकाओं के विषय में वो प्रश्न पूछ सकते हैं, सही है। अध्यापक अध्यापिका को बिना सूचित किए कहीं जाना, यानी अगल बगल वो जा सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को देख सकते हैं। अपने साथ नोटबुक एवं पेन लेकर जाना, यह भी सही है, लेकिन अपना पूरा बैग लेकर जाना ये सही नहीं है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। ये आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, यानी छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए निम्न तकनीकों विधियों में से क्या किया जा सकता है, यानी क्या ऐसा काम करेंगे जिससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न हो।
तो इसके लिए हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग। प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग बेहतर होगा। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। ये कौन कौन से उद्देश्य हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के? तो हम लोग देखते हैं कि मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करना, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, और अगला है अगले स्तर के अध्ययन के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो इसमें हो जाएगा ये 2 और 3 नंबर का जो विकल्प है ये सही है, और उसके लिए होगा ये बी नंबर का। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 5 के शिक्षक सैफ़ी हुसैन, यानी सैफ़ी हुसैन एक शिक्षक हैं जो कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं। बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। वह बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाते हैं, जिससे बच्चों में ये क्या होगा, लकड़ी के लट्ठों को दिखा रहे हैं, तो लकड़ी के लट्ठों को दिखाने के बाद क्या होगा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास होगा। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास नहीं होगा, किसी पेड़ को अपना कर उसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी बढ़ेगी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास नहीं होगा। ये हम लोग देखते हैं, इसमें ये हो जाएगा ये विकल्प। विद्यार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाने के लिए, ये साकल्यवादी ढंग क्या है ये इसमें देखते हैं कि साकल्यवादी ढंग ये कहता है कि सामाजिक विज्ञान के तरीके से भी, दृष्टिकोण से भी, और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी जो पढ़ाई होती है उसी को हम लोग कहते हैं साकल्यवादी, यानी दोनों का मिश्रित प्रभाव जो होता है। ढंग से देखने योग्य बनाने के लिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में विज्ञान के संकल्पनाओं को सम्मिलित किया गया, सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित किया गया है, उपरोक्त दोनों ए और बी को सम्मिलित किया गया है। हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें ए और बी दोनों को सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य। रोल प्ले का मतलब है कि उसमें बच्चों को कुछ भूमिका अदा करने के लिए देते हैं। भूमिका अदा करने का मतलब यहाँ कोई नाटक के पाठ से नहीं है, बल्कि उसके साथ एकाकार हो जाने की बात है, यानी पर्यावरण के एक घटक के रूप में अपने आप को देखने की बात है। तो पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले करने का मुख्य उद्देश्य है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रियता को सुनिश्चित करना। यानी अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में पर्यावरण के संबंध में अपनी सक्रियता को बढ़ा देना, वह रोल प्ले कहलाता है। अगला सवाल, शिक्षण का जब नया सत्र शुरू होता है तभी शमा महावर पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 की शिक्षिका, यानी जब नया सत्र शुरू होता है तो शमा महावर नामक की एक शिक्षिका है जो कक्षा 4 की शिक्षिका है। बच्चों से ये कहती है कि वे अपने नोटबुक में यह नोट करें वे किन किन महीनों में कौन कौन सी फल सब्जी खाते हैं, यानी मौसमी फल सब्जियों के नाम लिखने के लिए वो कहती हैं। वे किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जैसे गर्मी में क्या पहनते हैं, ठंड के मौसम में क्या पहनते हैं। इन क्रियाओं द्वारा वे बच्चों में कौन से कौशल का विकास करना चाह रही हैं। तो इसमें ये देखेंगे, ये विकास करना चाह रही हैं कि अवलोकन और रिपोर्ट करना। ठीक है। अगला सवाल है,
हम यात्रा कैसे करते हैं, इस प्रकरण को पढ़ाने का उचित तरीका है। यानी हम कैसे कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं और उस कैसे यात्रा करते हैं, इस प्रकरण को पढ़ाने का उचित तरीका क्या हो सकता है। उचित तरीका क्या होगा? शिक्षार्थियों द्वारा यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों को जानना, यात्रा के विभिन्न साधनों की व्याख्या करना, शिक्षार्थियों से कहना कि वे यातायात के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करें, और डी, शिक्षार्थियों को किसी यात्रा पर लेकर जाना। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा पहला, ये शिक्षार्थियों द्वारा यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों को जानना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को, यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को क्या होगा? कठिन शब्दावलियों एवं परिभाषाओं को समझने में आसानी हो, अधिक से अधिक अभ्यास करने का मौका मिले, अधिक से अधिक प्रयोग का मौका मिले, अपने आसपास को खोजने एवं समझने का मौका मिले। इसमें होगा प्राथमिक स्तर पर वैसी पाठचर्या होनी चाहिए जिसमें अपने आसपास को खोजने एवं समझने का मौका विद्यार्थियों को मिले। अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के शिक्षक अनुराग जैन, यानी अनुराग जैन एक शिक्षक हैं जो कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं। वे अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि सोचो और बताओ, सोचो और बताओ, अगर 1 महीने तक बिजली ना हो तो क्या होगा? इस प्रश्न में निहित उद्देश्य है। यानी शिक्षक ये पूछते हैं अपने विद्यार्थियों से कि सोचो और बताओ, अगर 1 महीने तक बिजली ना हो, तो इस प्रश्न में उसका उद्देश्य क्या है? प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, ये हम लोगों को देखना है। इसमें ये होगा कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के लिए बच्चों में कल्पनाशीलता एवं सोचने की कुशलता का विकास करना, बिजली के उचित एवं न्यायसंगत उपयोग पर बल देना, छात्रों को बिजली के स्रोतों के विषय में जानकारी देना। इस प्रश्न का उद्देश्य है कि वास्तविक जीवन में जो चिंताएं हैं उनको बालक समझे और उसमें अपनी कल्पनाशीलता एवं कुशलता को विकसित करे। तो ये हो जाएगा आंसर ए। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नित्यचर्या एवं एक रास्ता में परिवर्तन लाने हेतु, यानी एक ही तरह के पाठ्य पुस्तक हो जाने से क्या होगा और उसमें एक रास्ता में परिवर्तन लाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कविता एवं कहानियों को सम्मिलित किया गया है, यानी कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन विषय को आसानी से समझ सकते हैं। उसमें बच्चों को आनंद आएगा और वह खेल खेल में सीख सकते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की शिक्षिका प्रीति ठाकुर, यानी प्रीति ठाकुर एक शिक्षिका हैं जो कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाती हैं। विद्यार्थियों से कहती हैं कि उन्हें तर्क के आधार पर चीज़ों में संबंध स्थापित करना चाहिए। इस कथन के द्वारा वह विद्यार्थियों में पर्यावरण अध्ययन के कौन से ई का विकास करना चाहती हैं। यानी कई प्रकार के ई हैं, यानी ई फॉर एंगेज यानी व्यस्तता, ई फॉर एक्सप्लोर यानी खोज, ई फॉर एक्सप्लेन यानी व्याख्या, और ई फॉर इवेल्युएट यानी मूल्यांकन। तो कौन सा ई का प्रयोग करना चाहती हैं? तो इसमें हो जाएगा एक्सप्लेन यानी व्याख्या। अगला सवाल फैक्ट से संबंधित है। इनमें से आंध्र प्रदेश की लोक कला, आंध्र प्रदेश की लोक कला है कौन कौन? कलमकारी, पोचमपल्ली, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा दोनों, यानी ए और बी दोनों, कलमकारी और पोचमपल्ली ये दोनों आंध्र प्रदेश की लोक कला है। अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ की प्रमुख वनस्पति खजूर है, यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है, यहाँ की मुद्रा दिरहम है, यहाँ संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ये शहर के बारे में है जो कहा गया है। यहाँ की वनस्पति खजूर है, यहाँ पेट्रोल
जो है वो पानी से सस्ता है, यानी पानी महंगा है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी है। तो ये यूएई की राजधानी कौन सी है? तो ये है यूएई की राजधानी अबू धाबी। मृत सागर डेड सी कहाँ स्थित है? मृत सागर के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये काफ़ी दुनिया का सबसे खारा सागर है और जिसका घनत्व सबसे अधिक है। तो ये मृत सागर कहाँ है? ये है जॉर्डन में। अगला सवाल, कलचिड़ी एक पक्षी है, अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पेड़ की ऊंची डाल पर, पेड़ की टहनियों से लटकता हुआ, दो पत्तों को आपस में सिलकर, यह जमीन पर पत्थरों के बीच। तो हम जानते हैं कि कलचिड़ी एक ऐसी पक्षी है जो जमीन पर पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। आंसर डी होगा। अगला सवाल है, रेगिस्तानी ओक जिसके तने में पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, यह पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और इसकी खासियत यह है कि इसके तने के बीच में, तने जो हैं वो खोखले होते हैं और उसमें पानी जमा रहता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं और वो पानी को नीचे से खींच कर लाती हैं। और जब जल संकट वहाँ पर होता है तो वहाँ के स्थानीय लोग इसके तनों में छेद करके पतले पाइप को प्रवेश करा देते हैं और उससे पानी पिया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला सवाल, हाथियों के विषय में असत्य कथन है। हाथी अपने शरीर को ठंडक देने के लिए गंदीले पानी में खेलते हैं, सही है। हाथी शाकाहारी होते हैं, यह भी सही है। हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है असत्य कथन, तो असत्य कथन हो जाएगा डी कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 50 किलोग्राम होता है। नहीं, इससे अधिक होता है। अगला सवाल, निम्न में से किसके चित्र मधुबनी लोक कला में पाए जाते हैं? मधुबनी लोक कला बिहार की एक लोक कला है जो कि मिथिलांचल में बहुत प्रसिद्ध है, जिसको मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी प्रकार के इंसानों के, जानवरों के, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों, सभी के, तो आंसर हो जाएगा डी, सभी के चित्र अंकित किए जाते हैं। अगला सवाल, उल्लू और रैकून। उल्लू और रैकून को सभी चीज़ें किस रंग की दिखाई जाती हैं? हम लोग जानते हैं उल्लू और रैकून 2 ऐसे जीव हैं जो रात में देख सकते हैं, और जो रात में देखने वाले जीव होते हैं उनको सिर्फ काली और सफ़ेद ही दिखाई देती है, यानी कोई भी वस्तु उन्हें 2 ही रंगों में दिखाई देती है, काली और सफ़ेद। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एक छात्र ने अपनी भोपाल से कन्याकुमारी की यात्रा के बारे में नीचे दी गई जानकारी नोट की। वो छात्र कहाँ से कहाँ जा रहा है? भोपाल से कन्याकुमारी। इसमें गणित का प्रयोग हम लोगों को करना है। तो भोपाल से यात्रा प्रारंभ कर रहा है 11:50 पर, और यात्रा उसकी समाप्त होती है 4:45 पर। यात्रा में जो समय लगा वो लगभग 41 घंटे है, 41 घंटे, और जो दूरी तय की गई वो इसको 2649 में 301 घटा देंगे। तो 2649 में 301 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, 4, 3 और 2, यानी 2348। और 2348 में भाग देंगे कितना से? 41 से, तो ये आ जाएगा 57 की से कुछ अधिक आएगा। तो ये 57 घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा बी।
अगला सवाल, लिंगहुफेन। लिंगहुफेन है एक यात्री का नाम, एक भोजन का नाम, एक जगह का नाम, एक जानवर का नाम। तो लिंगहुफेन जो है एक भोजन का नाम है, एक प्रकार का भोजन है जो नॉर्थ ईस्ट में ये पकाया जाता है, लिंगहुफे। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। जो दृष्टिबाधित हैं, जो जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। वे रहने वाले थे फ्रांस के। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला सवाल है, निम्न में से कौन कौन जानवर शीत निद्रा करते हैं। शीत निद्रा करते हैं यानी ठंड के समय में कहीं सुरक्षित जगह पर रहते हैं और शेष समय वो बाहर रहते हैं। ये तो शीत निद्रा करने वाले सभी हैं, बिच्छू, छिपकली, सांप और भालू, ये सभी शीत निद्रा करने वाले हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, मोर हमारा राष्ट्रीय पशु है। पशु नहीं, पक्षी है। इसके पंख नीले और हरे रंग के होते हैं। मोर है, मोर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी। तो मोर कैसा है? तो मोर सर्वाहारी है, यानी वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करता है। अगला सवाल है, डोंगा। डोंगा क्या है? डोंगा डोंगा एक प्रकार का आश्रय स्थल है। यह पाया जाता है कहाँ? तो डोंगा पाया जाता है आपको जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल, अदरक और गुड़ किस बीमारी में लाभदायक है? तो अदरक और गुड़ का सेवन हम लोग करते हैं जब गले में खराश उत्पन्न होती है, तब हम लोग देखते हैं कि अदरक और गुड़ जो है हमारे गले में जब खराश उत्पन्न होती है तो वह उसको ठीक करता है। ये 30 प्रश्नों का EVS का टेस्ट था। मुझे लगता है कि ये टेस्ट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसको बार बार देखिए आप, क्योंकि सिर्फ प्रारंभिक जो प्रश्न थे वो EVS के पेडागोजी से संबंधित प्रश्न थे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए। निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।